हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम बीपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बराबर बदलाव आने के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस होगी आप लोगों को, तो कोई बात नहीं, ये तो जीवन का संघर्ष होता है, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश जी का नाम ले लीजिए सर्वप्रथम, सारे विघ्न हरता है। वो सारे विघ्न बाधाएं को हटाते हुए उसको सारे दुख दर्द को ये हरण करने वाले हैं गणेश जी। उनका नाम लेते हुए ये चैप्टर आपका अध्याय 2 शुरू करती हूँ मैं। आखेट आखेट है आपका खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। चैप्टर का नाम है आपका आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तुषार की रेल यात्रा, यानी यहाँ पे देखिए तुषार है नाम का एक लड़का है, वो रेल यात्रा जाता है करने के लिए। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उन्हें देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके उसके चाचा ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। यानी वो जो तुषार नाम का लड़का है, वो ये जब यात्रा कर रहा था, उसके चाचा ने बताया कि मात्र ये जो रेलगाड़ी से यात्रा की जो संभव हो सका है, वो सिर्फ कितना दिन पहले से हुआ है, तो 150 साल पहले से। तो इसके तुषार जो है उसके दिमाग में आता है, तो क्या उसके पहले जो लोग रहते थे, तो वो क्या एक ही जगह स्थगित रहते थे? वो इधर उधर यात्रा करने के लिए नहीं जाते थे? ऐसी बातें उसकी मन में आती है। ये सोच रहा होता है। आरंभिक मानव आखिर में वे इधर उधर क्यों घूमते थे? यानी पहले के जो मनुष्य थे, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उनके बारे में जानते हैं, जो इस उपमहाद्वीप के में 20 लाख साल पिछले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। पहले के लोग आम तौर पे किसका शिकार करते थे? तो जंगली जानवरों को मार के खाते थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे खाने के लिए। आखिर खाद्य संग्रहालय समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने से कई कारण थे। ऐसा करने के कई यानी बहुत सारे कारण थे। पहला कारण यह कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे। वे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इस जानवरों का शिकार करने वाला लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधे को फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपर्युक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी का, पेड़ पौधा का जीवित रहना संभव नहीं था, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद नहीं मिल पाता था, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा।
यानी जब भी सूखा पड़ता होगा, पानी की ज़रूरत तो आप जानते हैं सभी चीज़ों में की जाती है, पानी का महत्व कितना है। तो अगर पानी अगर झील नदी में सूख जाता था, उसके लिए लोग क्या करते थे, बारिश के पानी के बाद नहीं मिल पाता था तो इधर-उधर जाना पड़ता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया गया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपनी काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। यानी जो पहले लोग उपयोग करते थे वो किस चीज़ की औजार रखा करते, तो पत्थर, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए होते थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी कुछ लोग के पास बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ दिन के साथ हड्डियों या लकड़ियों मुट्ठे लगाकर भाले और बानों में से हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जैसे इस तरह का है, देख लीजिए। पत्थर का औजार का उपयोग इंसान को खाने योग्य जड़ें खोदने में, यानी ये जो यहाँ पे पेड़ बना हुआ है, देखिए इस तरह का जो पत्थर बना हुआ है वो उसका उपयोग में लाया जाता था। देख सकते हैं चित्र में आप, खोदने के लिए किया जाता है। दाएं और जानवर की खाल बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता है। इधर देखिए, इसका छाल को क्या करते थे, इस तरह का पत्थर का निर्माण करके इसको सीलने के लिए किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखें। लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल, यानी रहने के लिए निर्धारित करना है तो मानचित्र 2 को देख लीजिएगा। लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहां पर आखेट खाद्य संग्राहकों के लिए प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान का आखेट खाद्य संग्रहालय करते हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिह्नित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है आपका चित्र, देख लीजिए। पुराणिक स्थल है, इसको संकेत में दिया गया है। ये देखिए, पुराणिक स्थल है और नवपुराणिक स्थल है। देखिए यहाँ पे है ना, कुछ महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल है जिसका नाम इस प्रकार से है, संकेत में बता देती हूँ। पौराणिक स्थल है और पुरा स्थल है, नवपाषाणिक पुरा स्थल है और महापाषाणिक पुरा स्थल है। आरंभिक गांव और आधुनिक गांव है, यानी शुरू और नया और पुराना गांव के बारे में इस जो है मानचित्र में दिया गया है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती है। ये गुफाएं नर्मदा नदी के नर्मदा घाटी के पास है। ये याद रखिएगा दोस्तों, पहले पुरास्थल, गुफाएं, कंदराएं मिली है। जो लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत धूप से मिलती थी। ये गुफाएं कहाँ है, तो ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या ये तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुना? तो देखिए, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे। यानी पत्थर का जो उपकरण था, बना हुआ औजार था, वो महत्वपूर्ण था, इसलिए लोग ऐसी जगह को क्या करते थे, ढूंढते रहते थे, अच्छे पत्थर मिल सके। ये चित्र में हमें क्या पता चलता है, इस चित्र से हमें क्या पता चलता है? इस चित्र में बताया, जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारें पर चित्र मिलते थे। यानी कुछ जो इंसान रहता था वहाँ पे इस तरह का कुछ चित्र मिलता था देखने को। ठीक है, देख लीजिए इस शैल चित्र को, इस प्रकार बताए गए हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से जीव चित्रण किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे चित्र बनाया गया है, ये देखिए पहाड़, ये सब क्या है, पूरा स्थल है। ऐसे ऐसे में क्या करता है, ये सारी चीज़ें हैं।
पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी पुरा स्थल किसे कहते हैं तो पूछ सकता है, तो बोलिएगा उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आप अगले अध्यायों में बताया जाएगा। आग की खोज, यानी अब जानेंगे आग की खोज के बारे में। मानचित्र में 2 में कुड़नुल गुफा में पृष्ठ 13 में यह राख के अवशेष मिले हैं। यानी किसका अवशेष मिला है तो राख का, जो जला हुआ, आग जलाया था उसका अवशेष राख, जो राख बन जाता है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया है जो गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, नाम तथा तिथियां जानेंगे। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्व तो ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण आदि पत्थरों से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास में लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इनमें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ, यानी ये उसका मतलब होता है लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियों और आरी जैसे औजार मिलते थे। क्या मिलते? मुट्ठे लगे आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल वर्ष पहले से होती थी। इसे नवपाषाण युग कहा जाता था। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? हमें कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। अगले अध्याय में ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थान के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। यानी हमें उन लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। आखिर खाद्य संग्रहालय से भोजन उत्पादन तक, उसके बारे में जानेंगे। बदलती जलवायु, यानी आप बदलती जलवायु के बारे में जानें। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगे। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों का संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। लोग इन जानवरों का शिकार करते थे। वे भी इनके पीछे आए और इसके खाने पीने की आदतों का प्रजनन के लिए समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इस जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली का भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। खेती
और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुष और बच्चे ने इन अनाजों के भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोग ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते हैं और ज़्यादातर घास खाते हैं। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों को आक्रमण से इनकी सुरक्षा के लिए करते हैं। इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? क्योंकि कुत्ता क्या होता है, वो वफादार होता है, इसलिए कुत्ता को ही बनाया गया। बसने की प्रक्रिया। पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने के लिए बसने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। अपनाए गए ये पौधे या जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण में इस प्रकार दिया गया है। आमतौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनमें बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते हैं जिन्हें बड़े दाने वाले अनाज पैदा करते हैं। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दाने के भार हो संभाल सके। ऐसे पौधे के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर उगाने के लिए उनकी गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। किसके तुलना में होता है? तो मिसाल और तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जो जानवर उसका दांत और सींग छोटा छोटा होता है। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती है। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई है। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ, जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरियां आते हैं। देख लीजिए, इस प्रकार का दांत होता था। इन दांतों को देखकर इनमें से बताइए कि जंगली सूअर और पालतू सूअर का दांत कौन सा है। देख लीजिए। अब है तुम किस पौधे के बीज को बोकर देखोगे कि तुम पाओगे कि इसे विकसित होने पर कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीनों या फिर साल तक लग जाता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पे लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने के लिए फसलों को पकने तथा पौधों की सिंचाई करने का खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों की उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज के भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों इसे भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें पता लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं? इनका प्रयोग करते होंगे अपने जवाब के कारण बताओ। देखो यहाँ पे कैसे संग्रह करके रखे हुए हैं, बीज के रूप में, खाद के रूप में और उपहार के रूप में भंडारण के लिए। ये इस तरह से संभाल के रखे हुए हैं, अनाज का उपयोग करते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ में उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है।
दूध भी प्राप्त होता है, हो सकता है, जो भोजन एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हम क्या क्या मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करेंगे। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहा है? पता है कि इसमें प्रत्येक बिंदु एक जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्व तत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसके जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधे, पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों को हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिलते हैं। यानी पुराने झोपड़ियों और घरों के निशान मिलते हैं। कहाँ? तो पुराने स्थलों पर, जगहों पर, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में। मिलता है। कहाँ मिलता है? तो पुराने जगहों पे मिलता है। जानवर क्या करते हैं? बच्चे देते, जिनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या साथ ही उनसे दूध भी मिलता है। भोजन एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन के भंडारण का देखो। भोजन के अतिरिक्त जानवरों और क्या क्या मिल सकता है आज जानवरों के उपयोग, यानी पृष्ठ में बताया गया है। पृष्ठ संख्या 13 में देखो कि क्या तुम्हें आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में पता करेंगे। तो इसके बारे में बताया गया पृष्ठ मानचित्र 2 और पृष्ठ संख्या 13 में बताया गया है। नीले वर्ग दिख रहे हैं, पता है इसमें प्रत्येक बिंदु जगह के दर्शाता है जहाँ पुरातत्व शुरुआती कृषकों को पशुपालकों होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे अधिक पश्चिमोत्तर देश, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी दक्षिण भारत में पाया जाए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालक की बस्तियां थी या इसे जांचने की क्या थी? जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं हड्डियों नमूनों का अध्ययन किया। इसमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के अवशेष। ऐसा लगता था कि ये गलती या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उस महाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान भी कर सकते हैं।
अब है यहाँ पे आपका अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशाने मिलते थे, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। क्या करता है, कहाँ पे बनाते हैं, नीचे गड्ढे में, जमीन के पास घर। तो वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे बनाते हैं, जिसे गर्तवास कहते हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है। उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते हैं। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों में से पत्थर और औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। इसमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाया जाता था। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज और वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों के पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों वर्ष बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग होता है, अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार से है। देखिए, नवपाषाण युग का ये कुछ उपकरण हैं। देखिए, इसका ये फोटो है। आखिर से खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादक तक। नवपाषाण युग में पुरास्थलों पर कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यानी देख लीजिए मिट्टी के बर्तन इस प्रकार से मिलता था। नवपाषाण युग पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन अलंकरण को की भी किया जाता है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए, जैसे इस प्रकार का जो बर्तन अभी तो आप लोग डब्बा उब्बा में रखते हैं, लेकिन पहले नवपाषाण युग में इस तरह का रहता था बर्तन। इसी में सारे चीज़ लोग रखते थे। अनाज बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने में किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे। जैसे बात नहीं है एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण करने का काम करते थे, वहीं लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। जैसे ये इस चित्र को देख लीजिए, क्या आप कल्पना कर सकती हैं कि इस पात्र में क्या रखा होगा? आप ये सोच सकते हैं इस पात्र में क्या रखा होगा। इसमें अनाज रखा होगा और क्या रखा होगा, सूक्ष्म निरीक्षण यानी मेहरगढ़ के जीवन मृत्यु। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पाठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने की सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुषों में इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरियों पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिले। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों को अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख दिए जाते हैं। मेहरगढ़ में देखिए, मेहरगढ़ का घर का चित्र इस प्रकार होता था। देखिए, यहाँ पे 4 घर बना हुआ है और इसमें कुछ मृतक लोग को गड्ढा खोद कर रखा है, कुछ अतिथि लोग जो आते थे उनको दिया है। मेहरगढ़ का घर का चित्र है। मेहरगढ़ के शायद ऐसे दिखते थे। तुम जो घर में रहते हो उनके साथ इस घर का क्या समानता है, ये देख लीजिए। अभी जो हम लोग घर में रह रहे हैं उनमें से इसमें क्या समानता है।
ऐसी कई कब्रें मिलती थी। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया जाता था, यानी मरने के पश्चात वहाँ पे कोई सामान भी मरने के उपरांत कब्र में डाल दिया जाता था, दफनाया जाता था। जैसे कि बताया गया है कि एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया जाता था। संभवतः इसके परलोक में मृतक के खाने के लिए गया होगा। ये देखिए, देख लीजिए, ये जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके साथ एक बकरी को भी दिया। मेहरगढ़ का चित्र है, किसका? तो कब्र का चित्र है। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये तो इंसान का है और ये बकरी का है, इधर है। फ्रांस में गुफा में भी कई चित्रकारी यानी फ्रांस के गुफा में की गई चित्रकारी के बारे में जानेंगे। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र में फ्रांस की एक गुफा का एक पूरा स्थल खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए हैं होंगे। इसमें कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इस लौह के अयस्क को चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले उनका अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। देखिए, यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से चित्र। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? उपयोगी आखेट खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण स्थल, मध्य पाषाण स्थल, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नव पाषाण युग, कब्र। अब है एक नवपाषाण युग, पाषाणिक पुरास्थल, यानी एटलस की में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग में सबसे पहले प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल हयूयक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती है और इनका उपयोग किया जाता है, जैसे सीरिया से लाया गया चकामक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। सीपिया का मतलब समझते हो, कौड़ी का भी मतलब समझ। लाल सागर से लाया जाता है पत्थर। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर लाया जाता है। पहले के लोग क्या करते थे? गदहावद इस सब के चीज़ों को क्या करते थे? जानवरों के पीठ पर लाद कर लाया करते। बताओ, कौड़ियों तथा सीपों का क्या उपयोग होता होगा? कल्पना करो, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखोगे कि तुम्हारे मामा गुफा के एक भीतर दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बताओ, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें से रंग भरोगे? तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? आओ चर्चा करते हैं। आखिर संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी यहाँ पे देखिए हमारे अतीत के बारे में कहानियाँ सुनाएंगे। तो यहाँ देखिए मामा और भगना। आओ चर्चा करते हैं। आखिर संग्रह एक स्थान है दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं की यात्रा और आज की यात्रा करने की मान्यताएं क्या अभिन्नता है? आखिर खास संग्रह। आओ चर्चा करें हैं। आखिर खास संग्रह चौथा है। आखिर खास संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उनकी यात्रा और आज भी हमारी यात्रा के कारण सामान्यता या किया गया या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं? पांचवा है आखेट खास संग्रह। आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे? कृषक
कृषक को पशुपालकों का जीवन आखिर खाद्य संग्रह के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बता दीजिए। कुछ महत्व तिथियां। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 वर्ष पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ था? तो लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? तो 10,000 साल पहले। मेरागढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ? तो लगभग 8,000 वर्ष पहले। आओ करके देखते हैं। 7वां है, ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। ऐसे काम बताओ जिनके सिर्फ महिलाएं ही कर सकती है और वे जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। अपनी सूची की अपने 2 साथियों की सूची से तुलना करो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है? 8वां है, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी सूची बनाओ। इन अनाज को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ, तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाओ। अगर नहीं, तो एक तालिका बनाकर दिखाओ कि अनाज किस किसान से लेकर तुम्हारे पास तक कैसे पहुंचा। अब ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। यहीं पे चैप्टर आपका अध्याय 2 समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।